जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, हम आज की क्लास में रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। आपके रिलेशंस की बात नहीं हो रही है, मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इंटरमिक्स नहीं करना है। ठीक है। तो रिलेशंस हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो बनते कैसे हैं या उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं, और फाइनली एक दो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे और फाइनली इसी के साथ हम आज रिलेशंस कंप्लीट करेंगे। रिलेशंस वाले चैप्टर का या टॉपिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में जैसे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओ, ठीक है, 2,3 एक पॉइंट है और एक 3,2 पॉइंट है, क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? एब्सोल्युटली नहीं सेम है ना। तो इसका डिस्टेंस सेम है ना, ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी फिक्स्ड है, सेकंड एलिमेंट भी फिक्स्ड है। आप उन दोनों को रिवर्स इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। दोज आर कॉल्ड एज ऑर्डर्ड पेयर। समझ आया? ऑलराइट, यानी कि कोई भी दो पेयर है, ठीक है, these are any two ordered pairs are only equal if and only if A is equals to C and B is equals to D। सिर्फ ये कंडीशन है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होंगे। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोला जाता है? जिसमें कि एलिमेंट जो है वो फिक्स्ड हैं, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, इतनी सी ही बात है कि यही ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इट्स आई वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आई एम टेलिंग यू विद एन एग्जांपल। इसको डिनोट किया जाता है क्रॉस से, यानी ए मान लो एक सेट है, बी एक सेट है, तो ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को। जब एक बात देख रहे हो, आपके रिलेशन एंड फंक्शन हम शुरू भी कर रहे हैं तो भी वो सेट से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए ये बेसिक शुरुआत से बनाया गया है। ठीक है, ये जो स्टेप वाइज अब हम चल रहे हैं, सेट का यूज इन सब चैप्टर्स में है। रिलेशन का फंक्शन का रिलेशन फंक्शन में सेट का यूज है, और इस रिलेशन फंक्शन का यूज आगे सारे चैप्टर्स में है। ऑलराइट, अब मान लो मेरे पास ए एक सेट है 1,2,3 एंड बी एक सेट है A,B,C। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर बना के, यानी इसका रिलेशन बनेगा इसके साथ 1A के साथ, ठीक है, इसका रिलेशन बनेगा 2B और इसका रिलेशन बनेगा 3C। दिस इज कॉल्ड एज A क्रॉस B। अब ये तो सिर्फ ये हुए ना, क्या 1 का इसके साथ नहीं बन सकता B के साथ? बिल्कुल बन सकता है। तो जैसे कि आपने पूरा वहां पे प्रॉपर पावर सेट टाइप लिखते थे, आप सारे एलिमेंट लिखते, तो इसके जो क्रॉस वाले बनेंगे, ये तो मैंने अलग अलग एलिमेंट्स लिख दिए, बट आप लिखने का तरीका ध्यान दीजिए, ये इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे करेंगे आप? पहले 1 का ए के साथ रिलेशन, 1 का बी के साथ रिलेशन, 1 का सी के साथ रिलेशन, ठीक है, 2 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ रिलेशन एंड अगेन 2 का सी के साथ रिलेशन। रिलेशन नहीं, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर 3 का ए के साथ प्रोडक्ट, 3 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए ऑफ सेट ए एंड बी। इसको बोला जाता है ए क्रॉस बी। कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें? आप देख रहे हो, इसका इसके तीनों के साथ हो रहा है, इसका तीनों के साथ हो रहा है, तो बेसिकली number of elements in a Cartesian product is the product of the number of elements in the both of these sets। समझ आया? यानी मुझे जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो मुझे क्या करना है? मुझे कभी भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालने हैं, तो मुझे उनके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन दोनों सेट में हैं ए और बी में, उन दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नाउ द डेफिनेशन कम्स इज व्हाट इज रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आ गया, रिलेशन क्या होता है? सी, एक ये याद रखो या ये समझो, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी अगर मैं इन दोनों में से कोई भी उठा लूं, इन सब में से कोई भी 2 उठा लूं, 3 उठा लूं, 4 उठा लूं, 5 उठा लूं, जितने भी एलिमेंट्स मैं उठा लूं इनमें से, वो सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना लूं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। यानी 1 जो है वो ए के साथ कैसे रिलेटेड है, 1 जो है वो बी के साथ कैसे रिलेटेड है,
इसको लिखा कैसे जाता है? For any A belong to set A and B belong to set B, the relation is defined as A related to B और B related to A. दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। जैसे कि अब देखो A related to B बोल रही हूँ मैंने मान लो पहले A क्रॉस B ही ले लिया, मैं बोल रही हूँ A related to B है तो पहले यहाँ एलिमेंट्स आएंगे A के, बट मैंने अगर B related to A बोल दिया तो पहले एलिमेंट्स आएंगे B के। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन सेम हो या ना हो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, जरूरी नहीं है पर हो सकता है। ऑलराइट, A रिलेटेड टू B एक सेट बन रहा है, B रिलेटेड टू A एक सेट बन रहा है, तो ये दोनों सेट सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर हमेशा सेम आएंगे, ये कंपल्शन नहीं है, क्योंकि A रिलेटेड टू B मैं बात करूं, A क्रॉस B में है, ठीक है, A रिलेटेड टू B बनेगा इसका सबसेट, है ना, A रिलेटेड टू B, यानी A के एलिमेंट आएंगे पहले, B के एलिमेंट आएंगे बाद में। लेकिन अगर मैं B रिलेटेड टू A बोलूंगी तो वो सबसेट बनेगा B क्रॉस C के, तो B के एलिमेंट्स आएंगे पहले, A के एलिमेंट्स आएंगे बाद में। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। कभी भी ये नहीं बोलना कि भैया A रिलेटेड टू B अगर उसमें है, अगर A रिलेटेड टू B मेरा रिलेशन बन रहा है तो वो B रिलेटेड टू A के सिमिलर होगा। ऑलराइट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टीज हैं, कुछ भी डिफरेंट, कुछ भी अंतर नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है यानी A क्रॉस B यूनियन C मुझे करना है, पहले हो जाएगा A क्रॉस B, फिर हो जाएगा A क्रॉस C। अब इसको प्रूव कैसे करोगे बच्चों? देखो अगर इसको प्रूव करना है ना तो A को एक सेट ले लो AB, ठीक है, B को ले लो CD और C को ले लो 1 2। पहले निकाल लो B यूनियन C, B यूनियन से क्या निकलेगा C D 1 और 2, फिर निकालो A क्रॉस B यूनियन C, यानी दिस क्रॉस दिस, तो ये क्या बनेगा A कॉमा B, A कॉमा C, सॉरी A कॉमा B नहीं, A कॉमा C, A कॉमा D, A कॉमा 1, A कॉमा 2, B कॉमा C, B कॉमा D, B कॉमा 1, B कॉमा 2, ये पूरा बनेंगे ये। ऐसे ही राइट हैंड साइड में कर लो, एक बार इन दोनों का निकालो फिर इन दोनों का निकालो, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव है। सीधा याद रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, चाहे कहीं भी हो, चाहे ये पूरा क्रॉस है, ठीक है, ये ऐसे वो मल्टीप्लाई वाला नहीं है। हाँ, A क्रॉस B तो पहले इन दोनों का हो गया, फिर इन दोनों का हो गया, इक्वल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। A क्रॉस B इंटरसेक्शन हो गया तो भी सेम आ गया, माइनस हो गया तो भी सेम ही आ गया। सीधी सी बात है। एक स्टेटमेंट में अगर लिखने जाओगे तो एक लाइन में वन स्टेटमेंट लाइन ये होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन as well as subtraction, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। समझ आया? हम B प्लस C तो कुछ लिखते नहीं है, चाहे एडिशन भी लिख लेना, इट डजंट मैटर। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये सारी प्रॉपर्टीज अब हैं जो बहुत ज्यादा, देखो क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से एक भी नहीं है जो आप याद करोगे, और करनी भी नहीं चाहिए। द रीजन बीइंग इज, भैया कितनी चीजें याद करोगे आप? सोचो सेट्स में आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, है ना, लॉग की सारी प्रॉपर्टी हो गई, रिलेशन एंड फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई, और ज्योमेट्री को तो तुम भूल ही जाओ एक बार के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं आप लोग जो ज्योमेट्री तो सच में भूल चुके हैं, है ना, जिन्होंने तो देखी भी नहीं है ज्योमेट्री की क्लासेस। मुझे पता चलता है आप कितने व्यूज देखते हैं, ठीक है, तो पूरे व्यूज दिखते हैं मुझे कि इतने लोग देख चुके हैं या नहीं। नेवर माइंड, ओके, मूविंग ऑन। ऑलराइट, तो कितनी प्रॉपर्टीज आप याद कर सकते हैं? ह्यूमन है, बच्चे हैं, टेंडेंसी है कि हाँ इतने ज्यादा तो याद नहीं होंगे, लिमिटेशंस हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? मैंने आपको बहुत बार ये बोला है कि सेट और रिलेशन में आपको प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, आप सीधा उनको प्रूव करवाइए। ए कोई सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दिया हुआ है, इन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको पूछी हुई है, विच वन इज ट्रू, क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं उसको? तो क्या इन प्रॉपर्टीज को याद करने की आवश्यकता है? कदापि नहीं है। इन प्रॉपर्टीज को सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, ठीक है, और अब वो हम समझेंगे कि हैं क्या। देखो ए और बी दो, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल कब हो सकते हैं? जब भैया ए और बी दोनों इक्वल हो। ए क्रॉस बी बनेगा, ये मान लो ये एलिमेंट बन गया, ये बन गया बी क्रॉस ए, यानी ए को बी के इक्वल होना होगा, बी को ए के इक्वल होना होगा, यानी दोनों सेट्स को इक्वल होना होगा, तभी वो दोनों होंगे। क्या ये अलग से प्रॉपर्टी लिखने की आवश्यकता थी? क्योंकि ये तो रिलेशन में ही आ गया, ये तो ऑर्डर्ड पेयर में ही आ गया, रिलेशन वाली प्रॉपर्टी जो ऑर्डर्ड पेयर से आ रही है ना। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस ए कुछ नहीं है यार, ए मैंने 1 2 ले लिया, बी मैंने 1 2 3 ले लिया, आपको ऐसे ही कुछ देगा, ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में दे, इट्स नॉट कंपल्सरी। वो सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकता है, पर आप सेट बना तो सकते हैं, आप देख तो सकते हैं वो एलिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यू हैव प्रैक्टिस, अब तो आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, राइट? हाँ जी। तो अब मुझसे बोला है ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1, सॉरी इसको 1 1 कर दो, 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट? यही बनेंगे एलिमेंट्स। अब राइट साइड निकाल लो, उसने तो सबसेट बोला है ना यार, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, आप निकालो ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ये बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ठीक है, इस पूरे का इंटरसेक्शन निकालना है बी क्रॉस ए के साथ, तो ये बनेगा 1 1 1 2, सॉरी हाँ 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, कॉमन क्या है, 1 1 1 1 नहीं, ये सारे कॉमन है इन दोनों में, और यही तो है, तो हाँ वो सबसेट हो गया और बल्कि इक्वल भी हो गया। अगेन रिपीटिंग द सेम लाइन कि आपको ये फॉर्मूलाज रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मत रटिएगा इन फॉर्मूलेस को, ठीक है? समझ लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर अगर ए बी का सबसेट है और मैं दोनों साइड क्रॉस ए के एलिमेंट का ले रही हूँ, तो भैया वो भी तो उसी का सबसेट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मेंटली सोचो, भैया ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी, मैं बी क्रॉस सी भी कर रही हूँ और ए क्रॉस सी भी कर रही हूँ, उसको भी तो, वो भी तो उसका ही सबसेट बन जाएगा अब ए क्रॉस सी। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाओ, कैसे बनाना है वैसे बनाओ। अब देखो ए जो है वो बी का सबसेट है, ये यहाँ भी छोटा, ये यहाँ भी छोटा, मैं दोनों में क्रॉस कर रही हूँ तो वो छोटे होंगे, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, बस समझो लेकिन। ठीक है, अब ये सेट है, मैंने अभी बोला कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्रॉस को बाद में सॉल्व कर लो, पहले इंटरसेक्शन कर लो, या इंटरसेक्शन को पहले सॉल्व कर लो, क्रॉस को बाद में सॉल्व कर लो, इट्स अप टू यू। ये प्रॉपर्टी ये वाली बात बोलती है, सेम चीज आ गई है। तो इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन की 4 सेट्स ना होके सिर्फ 2 सेट्स हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए करो, दोनों आएंगे सेम। दीज टू आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे 4 सेट्स थे तो 4 सेट्स के बीच में एक फॉर्मूला बना, वो 4 सेट्स उसने 2 सेट से ही रिप्लेस कर दिए हमने, तो हमारे पास ये चीज है, ये रूल बन गया। ठीक है, यहाँ आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की एक ही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, कभी भी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो वो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा, एंड हेंस द सेम इज हियर। ठीक है, एक ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये मेरे पास बन गया फाइनली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो रहा है जब मैं इसको ओपन करूंगी। ठीक है, सो दीज आर कुछ छुटपुट रूल्स जो आपको बस देखने हैं एक बार, इससे ज्यादा इनमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अब आते हैं रिलेशन पर। वैसे तो भैया रिलेशन में आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होते हैं। अगर मुझे रिलेशन की बात करनी है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ये ऐसे, इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन बन क्या रहा है, रिलेशन है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। बेसिकली रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो वो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा। ऑलराइट, ये एक्चुअली अभी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब रिलेशन की आप थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिलेशन बनेगा ए कॉमा बी सच दैट, ये सेट की प्रॉपर्टी बता चुकी हूं मैं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए मेंबर ऑफ ए एंड बी इज मेंबर ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड एज
रिलेशन, या फिर मुझे बोलना चाहिए रिलेशन इज सबसेट ऑफ दिस। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, ये जो है ये इसका सबसेट होगा। अब भाई इसमें तुम कितने भी एलिमेंट ले लो ए क्रॉस बी में से, इट डजंट मैटर, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, जो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे अभी एक कंडीशन आएगी, अगर मैं सीधा लिखूं आर इज सच दैट ए कॉमा बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। अब मुझे इसमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी जो मुझे वो रिलेशन देगी, ठीक है, मुझे एक और कंडीशन लगानी होगी जो मुझे वो फाइनली रिलेशन देगी। इज इट फाइन? अब इसको लिखते कैसे हैं पता है, इसको लिखते हैं ऐसे। अभी हम फंक्शंस की बात करेंगे। इसमें मान लो ये है 1 2 3 4 और ये है ए बी सी डी, तो रिलेशन के तो ये ए क्रॉस बी क्या है, ए का इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, डी दोनों से हो गया, ए का रिलेशन इससे भी, देख रहे हो कितने ज्यादा रिलेशन एक ही एलिमेंट के हैं। ये हम प्रॉपर्टीज पूरी पढ़ेंगे, 1 1 और 2 फंक्शन आपने सुना होगा इस बारे में, वो भी कुछ नहीं है, अभी यहीं आ जाते हैं, ठीक है। कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? बेसिकली रिलेशन मैंने बोला सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मान लो, ठीक है, ए क्रॉस ए, यानी अगर यहाँ 1,2 है तो यहाँ भी 1,2 है। बताओ कितने एलिमेंट्स बने, यहाँ बनेगा 1,1 1,2 2,1 2,2 बन गए 4, तो 2 raised to the power p into q is termed as the number of relations. 2 raised to the power mn भी तो थे पावर सेट की कार्डिनैलिटी, सेम इज हेयर। ये बेसिकली पावर सेट का एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस पावर सेट पूरा नहीं है ये, पावर सेट से मिक्स मत करना इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं उधर, है ना, 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे है 2 raised to the power, दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं वो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे, उस टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे दो सेट्स के बीच में ए एंड बी। अब बात आती है डोमेन रेंज, डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ध्यान से सुनना। डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, कंफ्यूजन करनी ही नहीं है क्रिएट, डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, कोई भी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अभी आप फंक्शंस की डोमेन निकालना सीखेंगे, अभी बस हम रिलेशन की डोमेन निकालना सीख रहे हैं। एक्स कॉमा वाई कोई है या फिर ए कॉमा बी एक रिलेशन है, तो जो इसमें ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा ये होगा उसकी डोमेन, और जो भी इसमें सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट होगा वो होगी उसकी रेंज। समझ आया? ए कॉमा बी, या आप जब भी यहाँ करते हो तो 2,3 कोई पॉइंट लिया है तो 2 कहाँ लेते हो, यहाँ लेते हो, 3 कहाँ लेते हो, यहाँ, तो फंक्शन पॉइंट बनता है ये, तो इसकी डोमेन कितनी हो गई 2, रेंज कितनी हो गई 3। अभी तो बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है ये, बट जब हम फंक्शंस पे जाएंगे, अभी हम एक फंक्शन करेंगे भी लॉग वाला। आप लोगों को लॉग की वैल्यूज बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से ज्ञात है आपको, आई थिंक अगला लॉग ही होना चाहिए। हाँ जी, रेंज बता दी मैंने, हाँ जी बिल्कुल। लॉग फंक्शन आप लोगों को याद है, बताओ मुझे। लॉग में कभी भी लॉग ऐसे होगा, अगर कोई फंक्शन होगा तो y इक्वल्स टू लॉग x, राइट, तो अगर इसमें कोऑर्डिनेट लिखूंगी तो x कॉमा y लिखेंगे और y की वैल्यू आएंगे कुछ, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, लॉग x है ये। अब आपको अगर लॉग की प्रॉपर्टीज याद हैं तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है और हमेशा पॉजिटिव होगी, यही बात थी, और नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, x इज नेवर इक्वल टू r नेगेटिव, यही बात पढ़ी थी हमने, log इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। यानी इसकी डोमेन क्या बनी, डोमेन इज इक्वल्स टू x such that x belongs to r positive and also x is not equals to 0। समझ आई डोमेन? रेंज क्या बनेगी, रेंज होती है y की वैल्यू, रेंज क्या बनेगी भैया, log की x की वैल्यू हमने क्या बोला था, पंगा तो यहाँ है, ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक, उल्टा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये, ठीक है। तो इसकी रेंज बनी है y इज इक्वल टू r, ऑलराइट।
दिस इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन एंड रेंज ऑफ लॉग फंक्शन। डोमेन होती है x की वैल्यू, रेंज होती है y की वैल्यू। याद ऐसे ही करोगे, आगे जब तुम फंक्शंस में जाओगे तो तुम ये जो मैं तरीका बता रही हूँ ना अभी, ये तुम्हें हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो पूछता है साइन कॉस की डोमेन वैल्यू, log x की a टू द पावर x की डोमेन रेंज पूछेगा, किसी फंक्शन को देके उसकी डोमेन रेंज पूछेगा, राइट? क्लियर? ऑल राइट। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, कोडोमेन। देखो क्या होता है, अब क्या हो रहा है ना, कोई भी r है वो a क्रॉस b में है, ठीक है? मैंने तो r को सबसेट बोल दिया ना a क्रॉस b का। अब मेरे पास मान लो a क्रॉस b तो है ये 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 2,1 है और 2,2 है और 2,3 है। इससे आपको पता चल रहा है a क्या है b क्या है। a की वैल्यू, a सेट में एलिमेंट्स हैं 1 और 2, b सेट में एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है? मैंने रिलेशन देखो क्या लिया है, मैंने रिलेशन लिया 1,1, 2,3, 2,1। अब कोडोमेन क्या है? दिस सेट इज कॉल्ड एज कोडोमेन। डोमेन रेंज हो गया, कोडोमेन है जो वैल्यूज b की आई है 1 और 3, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। समझ आई? जो वैल्यूज रिलेशन में y की आ रही हैं वो वैल्यूज हैं उसकी कोडोमेन। डोमेन तो होती है x की वैल्यू, रेंज होती है y की वैल्यू, कोडोमेन होती है जो वैल्यूज आई हैं, जो वैल्यूज मेरी रिलेशन में यूज हुई है। b मैंने पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, पर मैंने रिलेशन ये बनाया तो उसमें कोडोमेन क्या बनी? कोडोमेन बनी 1,3। सिर्फ ये एलिमेंट्स हैं जो मेरे रिलेशन में आए हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं अब आपको? इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, प्लीज उनको नोट कीजिए और अपने क्वेरी बॉक्स में लिखिए, या फिर संडे को जो भी हमारी डाउट क्लास होती है उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है? डाउट्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है इनवर्स रिलेशन। अगर R है मेरे पास a, b such that a belongs to a, b belongs to b, या फिर दोनों की जगह बोल दूं a, b belongs to any real numbers। ऑल राइट। इसकी डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ R क्या है? a, और रेंज ऑफ R क्या है? b। ये R की बात हो रही है, R मतलब R रिलेशन। जब मैं R इनवर्स बात करती हूँ तो R इनवर्स का मतलब सीधी सी बात ये होता है B क्रॉस A निकाल दो, यानी जितने यहाँ हैं अब इसको सीधा कर दो, B क्रॉस A सच दैट B बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू R। अगर इसकी डोमेन A थी, इसकी डोमेन बनेगी B, जो कि होगी R की रेंज। समझ आया? इसकी डोमेन, R इनवर्स की डोमेन जब मैं निकालूंगी तो वो B है, जो कि R की क्या है? रेंज। ध्यान में रखने वाली बात इतनी है, कई बार R पूछ लिया, लेकिन R की डोमेन रेंज निकालना टिपिकल हो रहा है, बट R इनवर्स की निकालना बहुत ज्यादा इजी हो रहा है। विल डू क्वेश्चंस, रिलैक्स, ऑलराइट। लेकिन R इनवर्स की डोमेन रेंज निकालना मुश्किल हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें सिर्फ इतना सा करना है कि R की जगह R इनवर्स की डोमेन रेंज निकाल लो। जो डोमेन है R इनवर्स की वो R की रेंज बन जाएगी, जो रेंज है R इनवर्स की वो R की डोमेन बन जाएगी, ठीक है? ये रिलेशन का समझ आना अत्यंत आवश्यक था, बस इसके अलावा और कुछ भी इसमें जरूरी नहीं था। टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने बोला था, ये हम सेट में बात कर चुके हैं, फाई और यूनिवर्सल सेट होते ही है, फाई और यूनिवर्सल रिलेशन भी हो सकते हैं। वॉइड रिलेशन बोल दो, एम्प्टी रिलेशन बोल दो, जो भी मन करे वो बोल दो। A क्रॉस B कोई भी है भाई, अब फाई तो उसमें आएगा ही आएगा ना, तो मैंने ले ही लिया R इज इक्वल्स टू फाई, तो दिस इज ऑलवेज अ रिलेशन A रिलेटेड टू B, ठीक है? ये हमेशा रिलेशन होता है, रिलेशन होने ऐसे होता है, इसको वॉइड बोला जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन सारे A क्रॉस B, R इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कंप्लीट A क्रॉस B को मैंने पूरा रिलेशन ही मान लिया
ए एक सेट दे दिया, बी एक सेट दे दिया, ए क्रॉस बी बनाया और उसको इक्वल टू आर कर दिया। अभी तक तो ये लिखते हैं आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें से कुछ एलिमेंट उठा लो वो रिलेशन बन जाएंगे। लेकिन जब भी हम बोले आर इक्वल टू आ गया है तो दैट इज कॉल्ड एज, तो यहां मैं लिख सकती हूँ आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इज इट फाइन? ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बहुत ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी रिलेशन, रिलेशन इज सेट, अरे यार, रिलेशन इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ, इसको आइडेंटिटी कर लो। Identity relation is set, relation is said to be identity if every set of element is related to itself only. मानो A है मेरे पास 1,2, P है मेरे पास 2,3, A क्रॉस B निकालो। 1,1 1,2 1,3 2,2 2,3। एक रिलेशन मैंने बनाया P जो कि है 2,2। एक रिलेशन मैंने बनाया Q जो कि है 2,2 1,3 और 2,3। जब किसी रिलेशन में सिर्फ वो एलिमेंट आए जो सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, दैट इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर वो तो देखो, वो तो आना ही आना चाहिए, जो खुद से रिलेटेड है वो तो आने ही आने चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आ सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, यानी इसको क्या बोला जाता है, दैट मीन्स द एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ ये होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, किसी और से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव में एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना ही होना चाहिए, लेकिन और भी बाकी सारे एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। जैसे 2 से रिलेटेड है लेकिन 2 3 से भी रिलेटेड हो सकता है इन एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो ओनली दिस, कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए, जिसको सिर्फ खुद से मतलब हो, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है। A relation is said to be reflexive every set of it is related to itself. Only नहीं बोला गया है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे ओनली वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है ना। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? अगर कभी ऐसा हो रहा है, मैंने ले लिया 1,2, मैंने ले लिया 2,3, ठीक है, एक रो मैंने एक रिलेशन, मतलब मैंने पूरा ये रिलेशन बना लिया। क्या क्या बन सकते हैं? 1,2 बन सकता है, 1,3 बन सकता है, 2,2 बन सकता है और 2,3 बन सकता है। ठीक है। अगर A रिलेटेड टू B है, यानी मैं कोई P बना रही हूं, अगर 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है इस रिलेशन में? नहीं है, हेंस दिस इज नॉट एन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 शुड आल्सो बी रिलेटेड टू 1। इसके बाकी सारे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, वी डोंट केयर। लेकिन अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A भी एट एनी कॉस्ट आना चाहिए। बच्चों इनको बहुत ध्यान से कर लेना, ठीक है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पूछ लेना, बिकॉज रिलेशन में ये काफी पंगे आने लग जाते हैं बच्चों को, ठीक है, उनको काफी डाउट्स आने लग जाते हैं। सो प्लीज आस्क देम, राइट। जब भी आपका डाउट सेशन है आप उसको क्लैरिफाई कीजिए, उससे पहले लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर लेक्चर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ अगर A B से रिलेटेड है तो B को A से रिलेट होना ही होना पड़ेगा, तभी मैं उसको सिमेट्रिक बोलूंगी, अन्यथा मैं उसको सिमेट्रिक नहीं बोलूंगी। ठीक है। ट्रांजिटिव होता, सॉरी एंटी सिमेट्रिक है क्या? अगर ऐसा है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब है अगर ऐसा है कि A भी R में है रिलेशन में और BA भी उस रिलेशन में आ रहा है, उस R के सेट के अंदर है, तो A और B को इक्वल होना होगा।
तो तब बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, A बिलोंग टू R है, B बिलोंग टू R है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B। तो अगर ऐसा कंडीशन आ रही है देन इट इज कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। A B से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि A को भी C से रिलेटेड होना पड़ेगा। यानी मैं अगर कोई रिलेशन ले रही हूँ, मैं ये 1,2 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, तो 3,1 होना ही चाहिए। सॉरी 1,3, ठीक है। 1 अगर 2 से रिलेटेड है, 2 अगर 3 से रिलेटेड है, तो 1 को 3 से रिलेटेड होना ही होना पड़ेगा, देन ओनली दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात ये आती है कि दोबारा से पढ़ने की। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन, फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव रिलेशन। बताऊंगी कि ये तीनों ही एक साथ क्यों पढ़ रही हूँ मैं। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। एम आई राइट? आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग आई गेस। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी। सबसे पहला हमारे पास आ गया सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एक हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एक हमारे पास आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन होता है अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A वहां होना चाहिए। अगर A क्रॉस B वहां आ रहा है तो B क्रॉस A को भी वहां आना पड़ेगा। दिस इज माय रिलेशन R। ये हो गया रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन आनी चाहिए वहां पे, सॉरी सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब मेरे पास ये है कि खुद से खुद की रिफ्लेक्शन बननी चाहिए वहां पे, यानी कि A रिलेटेड टू A, यानी A कॉमा A एलिमेंट आने चाहिए वहां पे सारे के सारे रिलेशन में, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, यानी ये दोनों रिलेशन में है, तो A रिलेटेड टू C, A और C भी उस रिलेशन में होने चाहिए। इन तीनों को साथ में हमने इसलिए किया है बिकॉज टुगेदर दीज थ्री टर्म्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशंस। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, आर दीज रिलेशंस इक्विवेलेंट, और सीधा ये नहीं पूछ रहा तो सीधा उनमें ये बोलेगा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसे उनमें जंबल करके ऐसे पूछेगा उन क्वेश्चंस को। तो याद रखने हैं, सिमेट्रिक यानी सिमेट्री बननी चाहिए, ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, यानी ए उस एलिमेंट में होना ही होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को सी से रिलेट होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और यही चीज यहाँ लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। देखिए ये इसी क्वेश्चन पर है जो मैंने अभी आपको बताया ना कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है ये। देखो ए कोई भी सेट है रियल नंबर का, ए तो मुझे उसने दे दिया रियल नंबर, तो बेसिकली आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, है ना, ए क्रॉस बी लिखा जा रहा है। तो चलो अब मेरे पास आर उसने दिया क्या, मेरे पास उसने दिया ए कॉमा बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक अगर A रिलेटेड टू B यहाँ है, यानी अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो B रिलेटेड टू A भी यहाँ होना होगा, दैट इज 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। इट इज ट्रू भैया, अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। दोनों को मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, इट डजंट मैटर। तो भैया ये हमारे पास सिमेट्रिक तो है। कौन सा? ये वाला ऑप्शन हो गया मेरे पास गलत भी, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव पर, ये चीज समझ आई आप लोगों को? ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ आप लोगों को आ रही है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट आया होगा तो वो ऑलरेडी क्वेरी बॉक्स में आप लिख चुके होंगे, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट। चलो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव जो हमारे पास सेट्स हैं, रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं कि ए कॉमा ए उसमें आना चाहिए, यानी बी की जगह भी ए रखना है, दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है? हमेशा 0 होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी ये भी बिलोंग टू आर हो गया, इस रिलेशन में हो गया।
वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो वन प्लस बी ए को भी ग्रेटर देन जीरो होना होगा, यानी ये जो ए रिलेटेड टू बी, अगर मैं ए बी लिखूं तो बी ए भी इसी के अंदर है। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए, अगर ए भी इसके अंदर है तो मेरे पास ए कॉमा ए भी इसके अंदर है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, यानी मेरे पास एक ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये ऑप्शन, मेरे पास आंसर तो पता चल गया कि ए हो सकता है, बट क्या पता ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर तो नोटा हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो ए रिलेटेड टू बी है, यानी वन प्लस ए बी जीरो है, होना चाहिए क्योंकि ये है ऑलरेडी। बी रिलेटेड टू सी है, यानी वन प्लस बी इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू हैं। आई हैव टू प्रूव कि ए रिलेटेड टू सी होगा, अगर होगा ये है आर में तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं आर में तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब ए रिलेटेड टू सी का मतलब है वन प्लस ए इंटू सी, क्या गारंटी है कि ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा? बात सोचो, ये नेगेटिव हो गए मान लो दोनों, हाँ जी, क्या जरूरी है कि ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं? ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ए की वैल्यू छोटी सी ले ली और बी, मैंने ए ले लिया आपका, इसको मुझे नेगेटिव करना है यार एक एग्जांपल सोचोगे, ए ले लिया मैंने -1/2, बी ले लिया मैंने 1/2 ग्रेटर देन 0, 1 - 1/3 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ बी ले लिया मैंने 1/3, बट सी ले लिया मैंने -6/2, 1 - 6/2। हाँ शायद ये ठीक है ना, अगर मैं 1 प्लस ए बी करूंगी तो ये 1 - 1/6 बन जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। 1 प्लस बी सी करूंगी तो 1 - 6/2 इंटू 3, हाँ 6/2 इंटू 1/3, 6/2 ना रख के इसको रख दो 6/5 रख दो इंटू 1/3, ये भी ग्रेटर देन 0 है। 5 3 15, हाँ बिल्कुल। लेकिन अब ये करो 1 - 1/2, या अब ये भी ग्रेटर देन 0 ही हो गया। कोई एग्जांपल सोच लेना, अभी आई एम नॉट स्ट्राइकिंग एन एग्जांपल फॉर मी, बस ऐसा सोच लेना कि हाँ, तो ये जरूरी इसलिए नहीं है, जरूरी इसलिए नहीं क्योंकि भैया जरूरी नहीं है, मैंने इसको बहुत छोटा ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसको नेगेटिव लेने के बाद इसको मैंने बहुत बड़ा ले लिया तो मेरे पास दोनों आंसर नेगेटिव में चले जाएंगे। सी को बहुत बड़ा ले लो, ठीक है, तो मेरे पास जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, एंड हेंस ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, किंतु परंतु ट्रांजिटिव नहीं हुआ है। अब बात आती है कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन की, और ये आज का टॉपिक है, इसी के साथ की हमारे साथ हमारा जो रिलेशन है वो कंप्लीट होगा। टाइम हमारा, और टाइम लगना भी चाहिए, हमारा लगेगा फंक्शंस में, क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा ग्राफ समझेंगे। ठीक है, उसमें हमें ग्राफ समझने हैं, तो बी अटेंटिव एंड बी प्रिपेयर्ड। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है, आर एक रिलेशन ले लिया मैंने ए क्रॉस बी का है, एस एक रिलेशन ले लिया मैंने सी क्रॉस डी का है, तो आर मेरे पास मान लो बन रहा है 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 1, ठीक है, और आर बोल रही हूँ, हाँ, और एस मेरे पास बन रहा है 2 क्रॉस 3। बेसिकली रिलेशन में, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस में है क्या कि भैया यहाँ पे मैं एस को कुछ भी लिखूं, चलो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा डी, वैसे इस फॉर्म में होगा नहीं बट मान लिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास आर और एस है। मुझे इनका एस कॉम्पोजिशन ऑफ आर कैसे लिखा जाता है, सुनो ध्यान से, पहले लिए जाते हैं आर के एलिमेंट, यानी 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है, अब देखा जाता है कि वो एस में कहाँ रिलेटेड है। मान लो मैंने इसको ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ जाके आप लोगों को समझ आ जाए, ये मान लो, ठीक है, और एक मान लो 1,2, राइट। अब एस ऑफ आर, यानी एस कॉम्पोजिशन आर कैसे लिखा जाता है, पहले लो आर का एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 रिलेटेड है 2 से, वापस आओ अब एस में, एस में 2 किससे रिलेटेड है, एस में 2 किससे रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 4 से, तो मेरा बन गया 1,4, समझ आया?
R related S or a composition of S and R is termed as, पहले R का एलिमेंट देखो 1 related to 2 है, फिर आओ S में, यहीं पे 2 related to 4 है तो आ गया। अब ऐसे ही मैं अगर देखने लगूं 2 related to 3 है और यहाँ 3 related to 2 है तो 2 is related to 2। फिर मैं देखूं 1 related to 3 है और यहाँ 3 related to 2 है तो that means 1 is also related to 2। 2 related to 1 है और 1 related to 2 है तो यानी 2 raised to ये वापस, तो ये मेरे पास बन गए composition of two relations। रिलेशन में composition उतना important नहीं है जितना functions में composition important है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, रिलेशन हम कंप्लीट करते हैं इसी के साथ ही। अब हम अगली क्लास में फंक्शंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उनके ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो ग्राफ में ही डोमेन एंड रेंज पूछता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन की थ्योरी आप लोगों को आई गेस साथ में मिलेगी, वरना आज भी होगी इसी लेक्चर के साथ, तो मैं रिलेशन की थ्योरी दे दूंगी जैसा पॉसिबल हो पाएगा। ऑलराइट, सो पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहिए, जितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जहां से भी मिल रहे हैं सबसे पहले पीवाईक्यू कीजिए, उसके बाद कोई और क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको ट्राई कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जय हिंद।